उद्देश्य क्या है? तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह को अधीन करना, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करवाना। इनका उद्देश्य क्या है? तो आपके मेवाड़ महाराणा अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करना। और कहते हैं कि खुर्रम ने आक्रमण करने से पहले, खुर्रम ने जब आपका आक्रमण किया उससे पहले सभी को, जो सेनापति हार के गए थे मेवाड़ से, उनको एक जगह इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उनसे वार्ता करता है, उनसे निर्णय लेता है कि आज तक आप अमर सिंह को हरा क्यों नहीं पाए। इसका रीजन क्या है? तो उन सेना नायकों ने, सेनापतियों ने बताया कि अमर सिंह को हरा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अमर सिंह के साथ साथ वहां की मेवाड़ की जो जनता है वो उनका साथ दे रही है। तो भाई मेवाड़ की जनता कैसे साथ दे रही है? कि जब भी हम हमला करने जाते हैं तो एक तो आपके पहले ही सूचना दे दिया कि भाई अब मुगल सेना आ रही है, इसके अलावा उनका मौका पड़ता है तो वो भी हम पे आक्रमण कर देती है, इसके अलावा हम कहीं से सामान लाने जाते हैं तो वो मेवाड़ वाली जनता देती नहीं। तो आपके सांझा को समझ में आया कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए आपका आक्रमण नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि खुर्रम ने प्लान बनाया, और प्लान उसका क्या था जहांगीर के साथ बैठ के, कि एक तो मेवाड़ के जितने भी खेत खलिहान है इनको जला दो। जला देंगे तो उन्हें खाने पीने अन्न की कमी होगी। दूसरा, मेवाड़ में कत्लेआम करो। मेवाड़ में क्या करो आप? कत्लेआम। हमें महाराणा से कोई मतलब नहीं, आप जाके मेवाड़ में कत्लेआम करो। और कत्लेआम भी किनका? पुरुषों का। कत्लेआम किनका करो? पुरुषों का। और जो महिला व बच्चियां हैं, जो महिला व बच्चियां हैं, महिला व बच्चियां, इनको गिरफ्तार करो। इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके दिल्ली में ले जाके बेच दो। दिल्ली में इन्हें बेच दो। अब जब जनता के साथ ऐसा कार्य करेंगे तब महाराणा पे असर पड़ेगा। तो खुर्रम के नेतृत्व में 1615 में आपका आक्रमण किया गया था मेवाड़ पे। और आक्रमण किस प्रकार किया गया कि खेत खलिहानों को जला दो, मेवाड़ में कत्लेआम करो खुला, वो भी पुरुषों का, और महिला और लड़कियां और जो बच्चियां हैं इनको पकड़ो, गिरफ्तार करो और इन्हें दिल्ली में ले जाके बेच दो। जब खुर्रम के नेतृत्व में ऐसा कार्य होने लगा तो मेवाड़ की जनता घबरा गई। और घबराना भी स्वाभाविक सी बात है, आप खुद सोच के देखो, क्योंकि पुरुषों का कत्लेआम किया जा रहा है और उनकी बच्चियां, महिला हैं, उनको उठा के ले जा रही है सेना, उनको दिल्ली में ले जाके बेचा जा रहा है, उन्हें वेश्यावृत्ति के कार्य में डाला जा रहा है। इसलिए जो जनता थी वो घबराई और जनता ने आपके सामंतों से बात करनी प्रारंभ की, क्योंकि सीधी राजा से बात हो नहीं सकती। तो सामंतों से बात की कि हम आपके साथ हमेशा से रहे और हम पे अब ये विपत्ति आ पड़ी है, तो हमें किसी भी प्रकार से इस विपत्ति से निकाला जाए। अब सामंतों ने भी सीधा राजा से बात ना करके मेवाड़ के युवराज से बात की। और युवराज कौन था आपका? कर्ण सिंह। युवराज कौन है आपके? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को आपके सामंत जागीरों ने समझाया कि युवराज जी, आप महाराणा से बात कीजिए, हम आपके ठेठ महाराणा सांगा के समय से मेवाड़ की जनता हमारा साथ देती आई है हर परिस्थिति में, युद्ध में, और आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, और आज हम अगर उनकी मदद नहीं करते तो उनका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए हमें उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। और युवराज कर्ण सिंह को समझ में आ गया था कि ये संघर्ष करने के लिए नहीं कह रहे, इनका कहीं ना कहीं इशारा है कि इस स्थिति को रोका जाए, और रोकने का एकमात्र उपाय है कि आपके मुगलों के साथ संधि की जाए। तो कहते हैं कि कर्ण सिंह ने अपने पिता अमर सिंह से बात की, क्योंकि उस समय महाराणा कौन है आपके? अमर सिंह। और अमर सिंह को मेवाड़ की सारी स्थिति बताता है कि मेवाड़ की जनता क्या चाहती है, मेवाड़ के सामंत वगैरह क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, हमारी जनता घबराई हुई है और मैं स्वयं भी घबराया हुआ हूं कि मेवाड़ की इस समय स्थिति क्या चल रही है। कहने का मतलब अमर सिंह पे थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है। पर अमर सिंह ने कहा कि आप कैसी बातें करो, मैं महाराणा प्रताप का पुत्र हूं, मेरे पिता ने संघर्ष किया, मैं भी उन्हीं के राह पे चलता हूं। लेकिन करण सिंह ने
आपके अन्य सामंत जागीरों ने समझाया कि संघर्ष हम भी कर रहे हैं मेवाड़ में हमेशा हमेशा से, लेकिन इस समय जो समय की मांग है, जो समय का अनुरूप है, जो मेवाड़ की स्थिति है, उसके अनुसार युद्ध नहीं किया जा सकता। और युद्ध करने की बजाय अब हमें जनता की सहानुभूति चाहिए, जनता की समस्याओं से समाधान चाहिए, और वो समाधान एकमात्र है संधि। तो कहते हैं कि अमर सिंह पे दबाव डाला गया और अमर सिंह ने मान लिया था कि मैं संधि नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी इतनी ही मांग है, जनता की यही मांग है, तो मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। तो याद रखना कि महाराणा अमर सिंह के समय की सबसे बड़ी घटना क्या है। तो इनके समय की सबसे बड़ी घटना है आपकी प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो आपकी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को। ये मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो याद रखना 5 फरवरी 1615 को। किन किन के मध्य हुई? तो किन किन के मध्य होगी? तो आपके, या तो आप बोल सकते हो मेवाड़, मेवाड़ वाला तो हमने लिख ही दिया कि मेवाड़ मुगल संधि, तो किन किन के बीच में हुई? तो आपके महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य, अमर सिंह व जहांगीर के मध्य, अमर सिंह व जहांगीर के मध्य हुई। कहते हैं कि जब आपकी प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तो इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। मेवाड़ वालों ने आपकी शर्तें रखी थी कि अगर आप ये शर्तें मांगते हो तो ही हम वो शर्त आपकी संधि करने के लिए तैयार किए। तो आपकी संधि की शर्तें क्या क्या है? अब शर्तें, पहली शर्त तो ये मानो कि इन्होंने कहा कि जो आपका मुगल दरबार है, जो आपका मुगल दरबार है, उसमें कभी भी मेवाड़ का महाराणा नहीं जाएगा। और मुगलों में क्या होता था कि जब भी आपकी किसी रियासत के साथ संधि होती थी, तो वहां का जो राजा होता था, जो महाराजा होता था, उसे आपके मुगल दरबार में उपस्थित होना था। पर मेवाड़ वालों का मानना था कि हम यहाँ पर, हमारा महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, जबकि हमारा युवराज आपके मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो इनकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त थी कि मुगल दरबार में मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा कभी भी उपस्थित नहीं होंगे, कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। पहली शर्त कि मुगल दरबार में मेवाड़ महाराणा कभी भी आपका उपस्थित नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरी शर्त कि मुगल दरबार में मेवाड़ का युवराज उपस्थित होगा। मेवाड़ का युवराज उपस्थित होगा। अब जब ये शर्तें रखी, तो आपके शाहजहां ने जहांगीर के पास संदेश भेजा कि मेवाड़ वाले ये शर्तें भेज रहे। तो जहांगीर चाहता था कि कैसे भी हो जाए आपके मेवाड़ वालों के साथ संधि हो जाए, क्योंकि मुगल का, जो मुगलों थे उनके साथ एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था, क्योंकि कोई भी आता जाता पूछता, हाँ जी अब की बार मेवाड़ पे किसने आक्रमण किया, कौन हार के? तो ऐसे आपका उन्हें चिढ़ाते थे, तो वो चाहते थे किसी भी प्रकार से उनके साथ संधि हो जाए। जहांगीर ने कहा कि तुम संधि करो, कोई मतलब नहीं है कि राजा आए या युवराज आए, हमें तो कैसे भी करके श्याम दाम दंड भेद लगा के आपके मेवाड़ वालों के साथ संधि करनी है। तो ये संधि मान गए थे आपके जहांगीर के मुगल दरबार में, महाराणा कभी भी नहीं आएंगे, उनका युवराज आएगा। तो बोला तैयार है। तीसरी शर्त, मुगलों को मेवाड़, मुगलों को मेवाड़ 1000 घुड़सवार सहायता देगा।
कहने का मतलब जब युवराज आपके मुगल दरबार में जाएगा तो अपने साथ 1000 घुड़सवार लेके जाएगा, जो मुगलों को सहायता करेंगे। कभी युद्ध वगैरह की जरूरत हो तो वो 1000 घुड़सवार है वो सहायता करेंगे। तो याद रखना कि मेवाड़ वालों ने मुगलों में कितने घुड़सवार देने की सहायता की बात की, तो 1000 की। ठीक है। इसके अलावा चौथी चौथी ये कहा गया कि कभी भी मेवाड़ मुगलों के साथ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका बाध्य नहीं होगा। कहने का मतलब जब भी आपके मुगल किसी भी रियासत के साथ संधि वगैरह करते थे तो वो क्या करते थे, वो वैवाहिक संबंध बनाते थे। आपको उनको कोई पसंद आ गया तो वो कहते थे कि हम इनके साथ विवाह करेंगे, और अधिकांश रियासत उनकी शादी कर भी दिया करते थे कि ताकि रिश्तेदारी में बदल जाए और आक्रमण वगैरह नहीं हो। लेकिन कहते हैं कि अपना स्वाभिमान ही होता है, अपना गौरव ही होता है। तो आपके मेवाड़ वालों ने स्पष्ट कह दिया कि देखो हम संधि कर लेंगे, लेकिन मेवाड़ कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए ऐसा मुगल उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। तो एक शर्त ये भी थी, और आपकी ये शर्त भी आपके मुगलों ने आपकी स्वीकार कर ली थी कि हम नहीं करेंगे, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। इसके अलावा अगली शर्त है कि अभी तक जो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था वो मुगलों के अधीन था, क्योंकि हमने देखा था अभी तक मुगलों के अधीन ही था, महाराणा प्रताप भी नहीं जीत पाए थे। तो इन्होंने आपके मुगलों ने कहा कि हम चित्तौड़ दुर्ग दे देंगे, चित्तौड़ दुर्ग दे देंगे। किंतु 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 क्या है कि मेवाड़ उसका पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। मेवाड़ उनका पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। तो ये मुख्य मुख्य आपकी शर्त थी मुगल मेवाड़ संधि की। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी। तो मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि महाराणा अमर सिंह और आपके मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें क्या क्या थी? तो पहली शर्त थी कि मुगल दरबार में कभी भी मेवाड़ का महाराणा नहीं जाएगा। दूसरी शर्त, मुगल दरबार में मेवाड़ का युवराज उपस्थित होगा। तीसरी शर्त, जो मेवाड़ है वो मुगलों को 1000 घुड़सवार की सहायता देगा। चौथी शर्त, मेवाड़ वाले कभी भी बाध्य नहीं होंगे कि वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। और पांचवी शर्त कि जो चित्तौड़ का किला है जो मुगलों के अधिकार में, वो मेवाड़ को दे दिया जाएगा, किंतु मेवाड़ वाले कभी भी उसका पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। और ये घटना किसके शासनकाल में घट रही है? तो अमर सिंह जी के शासनकाल में। ये तो हो गई आपकी मुगल मेवाड़ संधि। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि आपको मुगल मेवाड़ संधि का प्रमाण कहां मिलता है, आपको मुगल मेवाड़ संधि का प्रमाण कहां मिला, आप कैसे कह सकते हो कि आपके मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? आपके पास क्या साक्ष्य, क्या एविडेंस है? तो एक चीज देखो, मैंने अभी आपको एक जिक्र किया था कि अजमेर में मुगल दरबार लगा था 1613 से 1616 के मध्य। इस मुगल दरबार के दौरान जब आपका जहांगीर ये लगाता है तो जहांगीर ने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे मुगल दरबार के दौरान। निर्माण कार्य, और निर्माण कार्य क्या था? एक तो इन्होंने आपके अजमेर के अंदर चश्मा ए नूर चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया था। चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया था मुगल मेवाड़ आपके मुगल दरबार के दौरान अजमेर में जो लगा। एक आपके अजमेर में सुभाष उद्यान बनाया।
कौन सा उद्यान? आपके सुभाष उद्यान, जिसे आप दौलता बाग उद्यान भी कहते हो, जिसे आप दौलता बाग भी कहते हो। इसका भी निर्माण उसी समय दौलता बाग भी कहते हैं। इसका निर्माण भी उसी दौरान हुआ था, मुगल दरबार के दौरान। इसके अलावा जहांगीर ने पुष्कर महल बनवाए थे। पुष्कर में महल बनवाए तो उसको पुष्कर महल भी कहते हैं, और इन्हीं पुष्कर महलों को आपके जहांगीरी महल भी कहते हैं, जहांगीरी महल भी कहते हैं। तो ये तीन मुख्य मुख्य कार्य थे मुगल दरबार के दौरान, जब आपका 1613 से 1616 के मध्य अजमेर में लगाया था। अजमेर के अंदर चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया था, सुभाष उद्यान या दौलता बाग का भी निर्माण कराया था, और आपके जहांगीर ने पुष्कर महल का निर्माण कराया। और पुष्कर महल कहां पर? आपके पुष्कर में करवाया था। और जब जहांगीर करवा रहा है इन महलों का निर्माण, तो इसे आपका जहांगीरी महल भी कहते हैं। तो फिर हमारे पास संधि के साक्ष्य क्या है? मैं अब उसी मुद्दे पे आता हूं कि हमने अभी मुगल मेवाड़ संधि पढ़ी थी, तो संधि के साक्ष्य, संधि के साक्ष्य, तो संधि के साक्ष्यों की मैं बात करूं तो आपके एक तो संधि के साक्ष्य की बात हुई कि आपके तो जहांगीर के पुष्कर महल है, जहांगीर के पुष्कर महल है, उनमें एक अभिलेख है, जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख 1615 ईस्वी का। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है किसका? आपके मुगल मेवाड़ संधि का। तो जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख। दूसरा, आपके शाहजहां ने आगे जाके जब शासक बने, तो शाहजहां ने अजमेर के अंदर आपकी शाहजहानी मस्जिद बनवाई थी, और उस मस्जिद में एक अभिलेख लिखा हुआ है। तो शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख, शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख, एक ये अभिलेख है आपके शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख 1637 ईस्वी का, और एक आपके पुष्कर महल का अभिलेख है। ये दोनों के दोनों जो आपके महल है, इनमें आपके वर्णन है किसका? तो मुगल मेवाड़ संधि का। किसका? आपके मुगल मेवाड़ संधि का। जहांगीर के जो पुष्कर महल का अभिलेख है 1615 वाला, और शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख। इसके अलावा हमें एक उल्लेख और मिलता है, कहते हैं कि जब ये संधि हुई, तो संधि के तहत आपके अजमेर दरबार में मुगल जो दरबार लगा हुआ था, उसमें युवराज के रूप में संधि के नियम के अनुसार आपके करण सिंह उपस्थित हुए थे। कौन उपस्थित हुए थे? युवराज करण सिंह। और जब आपके युवराज करण सिंह मुगल दरबार में जाते हैं, तो कहते हैं कि आपके जो जहांगीर थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते, अच्छा व्यवहार करते थे। अपनी पास वाली सीट पे करण सिंह को बिठाया करते थे, करण सिंह के साथ शिकार खेलने जाया करते थे, और अपनी जीवनी में भी लिखा है कि करण सिंह एक अच्छा शिकारी है, अच्छा निशानेबाज है। तो उस समय आप याद करो, जो हम आपके 1857 की क्रांति पढ़ते, जब मैंने आपको बताऊंगा मैं आगे जाके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, तो क्रांति से पहले जब हम कंपनी का परिचय पढ़ते हैं, तो कि कंपनी के परिचय में हम ये पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए एक ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम का राजदूत हुआ करता था सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो 1615 के अंतिम में भारत आया हुआ था, और उसे व्यापार की अनुमति मिलती है 1616 में। जब कहते हैं कि वो सर टॉमस रो जब मुगल दरबार में बैठा था, तो मुगल दरबार में वो भी उपस्थित था, और वो इन सेना नायकों से पूछा कि ये कौन है व्यक्ति जिनके साथ जहांगीर घुल मिलते रहते, एनी टाइम बातें करते रहते, अपने पास बिठाते, इनके साथ शिकार खेलने जाते, ये योद्धा है कौन? तो इन्होंने बताया ये मेवाड़ का अमर सिंह है, अमर सिंह का युवराज करण सिंह है। तो बोला इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों? तो कहा कि अभी अभी नई नई संधि हुई और मेवाड़ बहुत कुछ है। तो कहते हैं क्या जहांगीर ने इन्हें पराजित करके संधि किया? बोले नहीं नहीं, पराजित तो आज तक हम ही हुए, ये तो पराजित कभी हुई नहीं। तो फिर संधि? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे संधि हुई है। तब कहते हैं कि जो आपका सर टॉमस रो है, जो आपका सर टॉमस रो है,
जो आपका सर टॉमस रो है वो लिखता है। और सर टॉमस रो क्या लिखता है? सर टॉमस रो लिखता है कि मुगलों ने मेवाड़ के साथ संधि, मुगलों ने मेवाड़ के साथ संधि, मुगलों ने मेवाड़ के साथ संधि बल से नहीं, जबकि बुद्धि से की है, जबकि बुद्धि से की है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपके सर टॉमस रो का। सर टॉमस रो ने क्या लिखा कि मुगलों ने मेवाड़ के साथ संधि, मुगलों ने मेवाड़ के साथ संधि बल से नहीं जबकि बुद्धि से की है। यह वृतांत आपका सर टॉमस रो लिखता है। और सर टॉमस रो याद करना, जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आपको कंपनी के परिचय के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो उसी कंपनी के व्यापार की अनुमति लेने के लिए सर टॉमस रो भारत आता है और उसी समय आपके सर टॉमस रो इन बातों को देखता है और अपने यात्रा वृतांत या अपनी रचना में इस बात का वर्णन करता है। तो याद रखना कि संधि के साक्ष्य हमें कहां कहां से मिल रहे हैं। तो जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, आपके शाहजहां के शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख, और आपके सर टॉमस रो ने जो आपके अपनी यात्रा वृतांत या अपनी रचना में वर्णन किया है। कहते हैं कि इस मुगल मेवाड़ संधि से अमर सिंह जी बड़ा निराश हुए थे। और अमर सिंह जी ने संधि होने के बाद कह दिया था कि आपने जब संधि करवा ही दी है तो मेरा मन नहीं है और मैं बेहद निराश हूं, इसलिए अब राजपाट आप ही संभालो, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। और कहते कि राजपाट त्याग कर आपके नौ चौकी के पाल नामक स्थान पर जाकर रहने लगे थे। कहां पर? आपके नौ चौकी की पाल पे, नौ चौकी की पाल पर रहने लगे थे। वही नौ चौकी की पाल जहां पे आगे जाके आपके राजसमंद झील का निर्माण होता है। तो नौ चौकी की पाल पे जाके अपने वैराग्य रूप के जीवन के रूप में रहने लगे थे। राजपाट वगैरह उन्होंने त्याग दिया था। और 1620 में महाराणा अमर सिंह की क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हुई तो आहाड़ में इनका छतरी का निर्माण किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहते हैं कि आहाड़ में जो आपके इनका शाही शमशान है, जो आपका शाही शमशान है, इस शाही शमशान को एक नाम दे दिया गया और वो क्या है? महासतिया। वैसे तो आहड़ के पास गांव है, उस गांव में इनके शाही शमशान है, पर पेपर के हिसाब से हमें याद रखना है कि सिसोदियों का सिसोदियों का जो शाही शमशान है उनको क्या कहा जाता है? तो महासतियां कहा जाता है। महासतियां क्या है? तो आपके मेवाड़ के महाराणाओं या मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जो शाही शमशान है उसमें क्या है? महासतिया। पर सवाल याद रखना कि महासतियों में प्रथम छतरी किसकी है? महासतियों में प्रथम छतरी किसकी है? तो प्रथम छतरी की बात आएगी तो आपके अमर सिंह। और अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा हुए थे उन सारों की छतरियां कहां पर बनी हुई है? आपकी महासतियों में बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रख लेना कि आपके महासतियां क्या है? तो मेवाड़ महाराणा के शाही शमशान भूमि को महासतियां कहा जाता है। महासतियां कहां पर है? तो आपके आहड़ में। ये होंगे आपके अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है, मैं उसका भी जिक्र कर लेता हूं। आपके अमर सिंह के शासनकाल में आपके चुंडावत व सक्तावत, चुंडावत व सक्तावत, ऐसे मान लो चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य हरावल को लेके सेना का जो अगला भाग होता है, हरावल सेना को लेकर संघर्ष हुआ था, संघर्ष हुआ था अमर सिंह के शासनकाल में। अब संघर्ष क्या है? तो याद रखना अमर सिंह जी के शासनकाल में अमर सिंह जी ने लगभग मेवाड़ जीत लिया था। एक किला बचा था उंटाला, उंटाला का किला। और अमर सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि अब हमें उंटाला के किले को जीतना है। और जब उंटाला का किला जीतना है तो सेना को भेजा जाएगा। और सेना को भेजना है तो सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन करेगा? चुंडावत करेंगे। क्योंकि जब हमने लाखा जी को पढ़ा था तो मैंने ये सारी बातें बता दी थी कि तब के बाद ये
नियम बना दिया गया था जब चुंडा आपकी प्रतिज्ञा ली थी कि आज के बाद हरावल सेना का जो नेतृत्व है वो चुंडा करेंगे या चुंडा के वंशज करेंगे, और वो भी सलूम्बर वाले। तो इस समय जो सलूम्बर का चुंडावत था या सलूम्बर का सामंत था वो था जेतर सिंह चुंडावत, जेतर सिंह चुंडावत। लेकिन इधर जो सख्तावतों की बात कर रहा हूं वहीं पर बैठे थे आपके बल्लू सख्तावत। सख्तावत कौन है? तो महाराणा प्रताप के भाई हमने पढ़े थे शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए? आपके सख्तावत। तो बल्लू सख्तावत ने बोला कि महाराणा ये क्या है, हर बार आप हरावल के लिए चुंडावतों को भेजते हो, क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है? क्या सख्तावत आपको कमजोर लग रहे हैं? एक बार हमें सख्तावतों को भी मौका देना चाहिए। पर अमर सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, जब कुंवर चुंडा जी ने विशेष योगदान दिया था। तो आपके बल्लू सख्तावत ने कहा कि चलो उस समय तो उन्होंने योगदान दिया था और योगदान के तहत उन्हें हरावल सेना का मौका दे दिया गया कि नेतृत्व तो वही करेंगे, लेकिन एक बार आप हमें भी मौका दे के देखिए, हम भी अपनी वीरता आपको दिखाना चाहते कि सख्तावतों में भी आपका कितना दम है। अब समस्या हो गई आपके अमर सिंह के, क्योंकि अमर सिंह की सेना के ही दो गुट आपस में लड़ रहे हैं कि हरावल सेना का नेतृत्व कौन करे। हरावल सेना का मतलब पहले जाके जो आगे सेना लड़ेगी वो कौन लड़े। देखिए योद्धाओं को याद कीजिए, मेवाड़ के योद्धा। हरावल सेना का मतलब सेना का अगला भाग सबसे पहले लड़ेगा, सबसे पहले मृत्यु को गले लगाएगा, और वो आपस में पहले मृत्यु को गले लगाने के लिए आपस में विवाद करे कि हम जाएंगे पहले। और हम कहते हैं कि राजपूतों ने कुछ नहीं किया। सोच के देखिए किस मिट्टी से बने थे वो योद्धा, जो मौत को गले लगाने के लिए भी संघर्ष है उनमें कि पहले मैं मौत को लगाऊं। तो अमर सिंह जी ने कहा कि ये तो समस्या हो गई, लेकिन समस्याओं का निपटारा करना भी जरूरी है। और अमर सिंह को पता था कि जो आपका ये उंटाला का किला है, कौन सा किला आपके, ये मान लो आप उंटाला का किला है, और उंटाला के किले में कुछ ही मुगल सैनिक है। तो अमर सिंह ने कहा कि आप दो टुकड़ियां तैयार करो, एक चुंडावतों की और एक सख्तावतों की। चुंडावतों का नेतृत्व है जेतर सिंह चुंडावत करेगा, और सख्तावतों का नेतृत्व बल्लू सख्तावत करेगा। और आप दोनों टुकड़ियां लेके जाओ और दो तरीके से या दो तरफ से आक्रमण करो उंटाला के किले पे, और जो भी उंटाला के किले में पहले प्रवेश कर लिया उसे आज के बाद आपके हरावल सेना का नेतृत्व दे दिया जाएगा। अब कहते हैं कि जैसे ही आपके दुर्ग के पास पहुंचे तो सख्तावतों ने कहा कि हम गेट तोड़कर अंदर जाएंगे। हम कहां जाएंगे आपके? हम गेट तोड़ के अंदर जाएंगे उंटाला के किले में। अच्छा, तो चुंडावतों ने कहा कि हम इस दीवार को तोड़ के दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। अब कहते हैं कि सख्तावतों ने जब गेट के पास गए तो पहले जो आपके दुर्ग हुआ करते थे, उनके जो गेट हुआ करते थे, उनके आगे ऐसे बड़ी बड़ी कीलें लगी होती थी ताकि कोई आसानी से उनको धक्का ना लगा पाए, आसानी से उन्हें कोई जोर ना लगा पाए। आपका जब आसानी से कोई जोर नहीं लगा पाएगा, आसानी से कोई आपका उन गेट को धक्का नहीं लगा पाएगा तो खुल नहीं पाएगा, और कोई खोलने की कोशिश करेगा तो वो जो नकुली आपकी कीलें होती थी वो व्यक्ति के अंदर चुभ जाया करती थी, और कीलें भी इतनी जोरदार होती थी कि आदमी की पूरी पार हो सकती, इतनी बड़ी बड़ी कीलें हुआ करती थी। तो बल्लू सख्तावत ने कहा कि अब ये गेट खोला कैसे जाए। तो कहते हैं कि उस समय इस प्रकार के गेट को खोलने का प्रयास करने के लिए, गेट को खोलने का काम के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हाथियों को दारू पिलाई जाती बहुत ज्यादा, जब हाथी दारू में पागल हो जाता, मदमस्त हो जाता, तो हाथी को भगा कर लाके उस गेट को टक्कर मरवाई जाती थी। ऐसा ही कार्य किया बल्लू सख्तावत ने, और कहते हैं कि बल्लू सख्तावत ने आदेश दिया सैनिकों को कि हाथी को दारू पिलाई जाए, और हाथी को दारू पिला के हाथी को पागल कर देगा, मदमस्त कर देगा। अब हाथी आया भाई, दौड़े दौड़े दौड़े, और हाथी ने आकर जैसे ही गेट को मारी टक्कर, तो हाथी के जो वो गेट की कीले थी वो हाथी के सिर में घुप गई, और हाथी की दारू उतरी। अरे ओके हो गया, और हाथी की दारू उतर गई, गेट टूटा नहीं, हाथी पीछे हट गया। हाथी को बोले दोबारा टक्कर मार, हाथी ने हट गया, मैं ना मारूं भाई टक्कर, कि किले सिर में गिर रही है। तो बल्लू सख्तावत ने बोला कि अगर हाथी टक्कर मारने से मना कर रहा है तो आपकी जेतर सिंह वाली चुंडावत है वो आपकी दीवार तोड़ के प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या किया जाए? आपके बल्लू सख्तावत ने कहा कुछ भी हो जाए प्रवेश तो करना है, और हाथी आपका टक्कर मार नहीं रहा है तो हाथी को और दारू पिलाओ। हाथी को और दारू पिलाई, और बल्लू सख्तावत ने कहा हाथी को अगर ये कीली नजर नहीं आएगी ना तो ये आसानी से टक्कर मार देगा।
और मैं इस किलो के सामने ऐसा खड़ा हो जाता हूं। जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो हाथी को किले नहीं दिखेगी, मैं दिखूंगा और आप मेरी टक्कर मरवाओ तो ये गेट टूट जाएगा। तो सैनिकों ने कहा महाराज जब आपके टक्कर लगेगी तो आप में ये कीले घुस जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर बल्लू सख्तावत ने कहा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे चुंडावतों से पहले इस दुर्ग में पहुंचना है। तो कहते हैं कि बल्लू सख्तावत उस गेट के सामने ऐसे खड़ा हो गया और सामने से हाथी को लाया गया। हाथी को किले दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सामने आपका बल्लू सख्तावत खड़ा है और हाथी दौड़ कर आता है और टक्कर लगाता है और बल्लू सख्तावतों के अंदर किले घुस जाती है। बल्लू सख्तावत लहू लुहान हो जाता है। बल्लू सख्तावत उस गेट पे झूल जाता है, पर गेट आपका टूट जाता है, गेट तोड़ा गया। ये तो है सख्तावत वाली। लेकिन जब आपके चुंडावतों को पता चला ऐसे कि ऐसे ऐसे कार्य बल्लू सख्तावत कर रहा है, तो जेतर सिंह ने कहा कि दीवारों में कितना टाइम लगेगा, कि दीवार में तो अभी टूटने में टाइम आपका लगेगा और दीवार टूटने में टाइम लगेगा, तो बल्लू ऐसा कार्य करे तो बल्लू गेट तोड़ देगा। ये चुंडावत का कहना था और बल्लू ने गेट तोड़ दिया। तो जेतर सिंह बोले मैं अपने ऊपर जाके अपने वंशजों को क्या मुंह दिखाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे गाली देगी कि हमारे दादा परदादा, एक तो वो आपके कुंवर चुंडा जी थे जिसके कारण हमें हरावल सेना का नेतृत्व का भाग मिला था, और एक जेतर सिंह हुए जिनके कारण हम हरावल सेना का भाग मतलब हमसे छीन गया। तो क्या किया जाए? तो जेतर सिंह ने कहा एक काम करो, बल्लू सख्तावत गेट तोड़ता है उससे पहले तुम मेरी ये नाड़ काटो और नाड़ काट के ये दुर्ग के अंदर फेंक दो ताकि आपके सख्तावतों से पहले मैं पहुंच सकूं। तो सैनिक डर गए, घबरा गए कि जेतर सिंह क्या करे, पर जेतर सिंह का आदेश था और जेतर सिंह की नाड़ काटी गई और नाड़ दुर्ग के अंदर फेंक दी गई और इधर से नाड़ फेंकी गई। इसके बाद आपका एक गेट तोड़ा और आपके सख्तावत कर रहे थे हमने गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, बल्लू की मृत्यु हो गई। पर अन्य सख्तावत राजी और जैसे ही दुर्ग के अंदर जाके देखा तो सामने गर्दन पड़ी है उस वीर योद्धा की, जेतर सिंह चुंडावत की। नाड़ बोल रही है अरे भाई कहां जश्न बना रहे हो, इधर देखो, हीरो तुम्हारा इधर है। तो कहने का मतलब इस संघर्ष में कौन जीत गए थे? आपके जेतर सिंह वाले। उन योद्धाओं को आप सोचिए, उनका विचार विमर्श करते करिए, क्या योद्धा रहे होंगे जो सेना के नेतृत्व के लिए प्राण की बाजी लगा रहे। एक तरफ आपका बल्लू सख्तावत है जो किलों में झूल गया है गेट पर, और एक तरफ आपका जेतर सिंह चुंडावत है जो आपके अपनी गर्दन कटवा दी है लेकिन किले में पहले जरूर पहुंचा है। तो याद रखना कि अमर सिंह के शासनकाल में जब चुंडावत और सख्तावत के बीच हरावल सेना का जो संघर्ष हुआ था, तो इसमें विजय कौन हुआ था? तो विजय हुए थे आपके चुंडावत। विजय कौन हुए थे? आपके चुंडावत। और राजस्थान का एक बहुत अच्छा दोहा है, और दोहा क्या है, इसी संघर्ष के ऊपर बना हुआ था कि निजर न पुगी जिण जगह गोला पड़ा न जाए, निजर न पुगी जिण जगह गोला पड़ा न जाए, पांव सो पहला घड़ा सिर पड़ा गड़ जाए, पांव सो पहला घड़ा सिर पड़ा गड़ जाए। कि निजर ना पुगी जिन जगह की जहां तक अभी नजर भी नहीं पहुंच पाई है, गोला पड़ा ना जाए, जहां पर गोला भी नहीं पड़ सकता है, पांव सो पहला घड़ा, पैरों से भी पहले सिर पड़ा गड़ जाए। सिर के गढ़ के अंदर सिर पड़ा हुआ है जेतर सिंह का। तो ये कहानी है आपके जेतर सिंह चुंडावत की। तो ये शासनकाल रहता है आपके अमर सिंह का। धन्यवाद साथियों, अमर सिंह के इतने कार्य थे। कल हम कर्ण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।